शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। हम अपनी जगह पर सांस रोक के बैठे हुए थे। वो औरत हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। उसके पास जंगली कबीले के लोगों वाला जहरीला तीर कमान भी नहीं था। फिर भी हमें उस वहशी औरत से एक तरह का खौफ महसूस हो रहा था। मैंने बड़े गौर से उसके पाँव को देखा। उसके पैर सीधे थे, वो कम से कम चुड़ैल नहीं थी। इतने में अचानक वो वहशी औरत पानी पीते पीते रुक गई। उसने जानवरों की तरह बैठे बैठे मुंह हमारी तरफ किया, जैसे उसे हमारी मौजूदगी का एहसास हो गया हो और हमें देखने की कोशिश कर रही हो। शेरबाज ने अपनी गन नीचे कर ली। हम घास में इस तरह छुपे हुए थे कि वो औरत हमें नहीं देख सकती थी, लेकिन वो इस तरह टिकटिकी बांधे हमारी जानिब ऊंची घास को देख रही थी जैसे वो हमें देख रही हो। उसने हमें देख लिया है या उसे हमारी बू आ गई है। वो एकदम उठ खड़ी हुई। अब वो बिल्कुल सीधी खड़ी थी। उसके काले स्याह बाल उसके शानों पर दोनों तरफ बिखरे हुए थे। सर के ऊपर भी बाल फूले हुए थे। वो जवान औरत लगती थी। कमांडो शेरबाज ने मेरे कान में आहिस्ता से कहा, इसको काबू करना चाहिए, शायद इससे हमें नूर बानो का कोई सुराग मिल जाए। ये बड़ी दूर की बात थी। ये अजीबो गरीब वहशी औरत हमें क्या बता सकती थी। मैंने शेरबाज को कोई जवाब न दिया। वो औरत बिल्कुल हमारी सीध में टिकटिकी बांधे देखती रही और बिल्कुल पत्थर का बुत बनकर खड़ी रही। अचानक शेरबाज अपनी जगह से उठकर उस औरत की तरफ चलने लगा। उसने ये हरकत इतनी तेजी से की थी कि मैं उसे रोक न सका। उसने गन सीधी कर रखी थी। गन की नाली का रुख औरत की तरफ था। उसे देखकर मैं भी उसके पीछे चला। मैं जल्दी से कमांडो शेरबाज के पहलू में आ गया। हम दोनों कदम कदम औरत की तरफ बढ़ने लगे। औरत अभी तक उसी तरह खड़ी थी। उसने हमें देख लिया था, फिर भी अपनी जगह से न हिली न भागी और न उसने हम पर हमला किया और न उसके हल्क से कोई चीख ही निकली। हम उसके बिल्कुल करीब उसके सामने पहुंचकर रुक गए। इस अजीबोगरीब जंगली औरत का और हमारा फासला बमुश्किल 4 कदम का होगा। कमांडो शेरबाज ने औरत से उर्दू बल्कि उस इलाके की हिंदुस्तानी जबान में कहा, हम शिकारी हैं, जंगल में रास्ता भूल गए हैं, हमें बाहर निकलने का रास्ता बता दो। औरत बिल्कुल बुत की तरह खड़ी हमें अपनी चमकीली वहशी आंखों से देख रही थी। फिर अचानक उसने दोनों बाजू ऊपर उठाए और उसके हल्क से वही डरावनी चीख बुलंद हुई जैसे हमने रात को भी सुना था और थोड़ी देर पहले भी सुना था। इस चीख की आवाज पर मैं अपनी जगह से हिल गया। शेरबाज पर उसका कोई असर न हुआ। वो उसी तरह गन का रुख औरत की तरफ किए खड़ा रहा और बोला, तुम कौन हो? यहाँ के जंगली कबीले वाले लोग कहाँ रहते हैं? क्या तुमने यहाँ एक बाहर की औरत को देखा है? ये उसकी तस्वीर है। मैं शेरबाज खान की अक्ल पर हैरान हो रहा था कि ये इस जंगली औरत से ऐसे बातें कर रहा है जैसे वो शहर की पढ़ी लिखी औरत हो। अभी तक ये भी पता नहीं था कि वो हमारी जबान समझ भी रही है कि नहीं। शेरबाज खान ने मजीद बेवकूफी या जुर्रत से काम लेते हुए जेब से नूर बानो की पासपोर्ट साइज की तस्वीर निकाल कर औरत के आगे कर दी। बोला, ये हमारी बहन है। हमें मालूम है कि इसे यहाँ के गंधारी कबाइल ने कैद कर रखा है और वो उसकी कुर्बानी देने वाले हैं। क्या इस औरत को तुमने देखा है? औरत ने शेरबाज खान की तरफ से आंखें हटा ली और नूर बानो की तस्वीर पर टिकटिकी लगाकर देखने लगी। मैं बड़ा हैरान हुआ। शेरबाज खान की ब्लफ चाल कामयाब हो रही थी। शेरबाज की हिम्मत बढ़ गई। वो 1-2 कदम चलकर औरत के करीब हो गया और नूर बानो की तस्वीर औरत की आंखों के बिल्कुल सामने कर दी। क्या तुमने इस औरत को यहाँ देखा है? जंगली औरत ने अपनी दाएं जानिब हाथ उठाकर इशारा किया। उसके हल्क से चीख बुलंद हुई और वो जिन दरख्तों की तरफ से आई थी उन दरख्तों की तरफ भाग गई। उसके जाने के बाद कमांडो शेरबाज उसी पोजीशन में गन लिए खड़ा रहा और मेरी तरफ देखकर बोला, तुम जरूर मुझे अहमक समझ रहे होगे, लेकिन मेरी हिमाकत ने काम कर दिया है। इस औरत ने नूर बानो की तस्वीर को देखकर दाएं तरफ इशारा किया था। इसका मतलब है कि नूर बानो जंगल में उसी तरफ कहीं कैद है। शेरबाज सरगोशी की बजाय अपनी पूरी और नेचुरल आवाज में बोल रहा था। मैंने उसे सरगोशी में डांट कर कहा, पागल हो गए हो शेरबाज, आहिस्ता बोलो, सरगोशी में बोलो। वो अपनी असली आवाज में बोला, ये औरत इतनी ऊंची आवाज में चीख मारती है। मैं इससे ऊंची आवाज में बातें करता रहा था। यहाँ कोई जंगली वहशी नहीं आया। अब हम सरगोशियों में बात नहीं करेंगे, खुलकर बात करेंगे। मैंने उसे सख्ती से और सरगोशी में कहा, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं भी तुमसे अलग हो जाऊंगा। आलमगीर और गाइड इस जंगल को हम दोनों से ज्यादा बेहतर जानते हैं। उन्होंने हमें जो हिदायत दी हैं, हम उन पर पूरी तरह अमल करेंगे ताकि किसी मुसीबत में गिरफ्तार न हो जाएं। कमांडो शेरबाज ने गन नीचे कर ली और बोला, ठीक है लीडर साहब। मैंने सरगोशी में कहा,
कहा, धीमी आवाज में बोलो। शेरबाज ने धीमी आवाज में कहा, ओके ओके चलो। जिस तरफ उस औरत ने नूर बानो की तस्वीर देखकर इशारा किया था उसी तरफ चलते हैं। मुझे यकीन है कि जंगली लोगों ने नूर बानो को उसी जंगल में कहीं कैद रखा है। उसकी बात माकूल थी। उस जंगली औरत को नूर बानो की तस्वीर देखकर जंगल में दाएं जानिब इशारा करते मैं देख चुका था। मुझे यकीन हो गया था कि हम अपने टारगेट पर पहुंच गए हैं। मैंने शेरबाज से कहा, मगर पहले पानी पीते हैं। हम आगे बढ़कर चश्मे पर गए। ये एक छोटा सा चश्मा था। जंगल में ऊपर कहीं से जमीन के अंदर ही अंदर पानी आ रहा था। हमने पानी पिया, मुंह हाथ धोया और जंगल में उस तरफ चल पड़े जिस तरफ उस वैशी औरत ने इशारा किया था। एक लम्हे के लिए मुझे ख्याल आया कि कहीं उस औरत ने हमें धोखा न दिया हो, कहीं वो हमें वैशी जंगलियों के चुंगल में न फंसाना चाहती हो। कहीं ऐसा न हो कि ये उन जंगली कबीले वालों की कोई औरत हो और हमें उनके हाथों पकड़वाना चाहती हो ताकि वो अपने देवता पर हमें कुर्बान कर सकें। फिर ख्याल आया कि इस औरत को ऐसा करने की क्या जरूरत है, और अगर इस किस्म की कोई बात होती तो हमारे पास काफी असलहा है। हम जंगलियों का मुकाबला कर सकेंगे। सिर्फ उनके जहरीले तीरों से ही खुद को बचाना होगा। हम घात लगाकर उनका मुकाबला कर सकेंगे, क्योंकि नूर बानो को उनकी कैद से निकालना जरूरी था। यही हमारा मिशन था। अब मैं दिल में सिर्फ एक ही दुआ अपने अल्लाह से मांग रहा था कि आलमगीर की रिपोर्ट दुरुस्त निकले और नूर बानो इन जंगलियों की कैद में ही हो। ये बात हमारे लिए बड़ी इत्मीनान बख्श थी कि अभी तक इस जंगल में रहने वाले वैशी कबीले के लोगों को हमारी खबर नहीं हुई। अभी तक हम पर किसी ने हमला नहीं किया था, ना ही हमें उनमें से किसी की सूरत नजर आई थी। मुझे यकीन था कि ये हमारी एहतियात और आलमगीर और गाइड की हिदायत पर सख्ती से अमल करने का नतीजा था। हमने अभी किसी झाड़ी को नहीं छेड़ा था, किसी दरख्त की टहनी को नहीं तोड़ा था और ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। कमांडो शेरबाज खान ने दो एक बार ऊंचा बोलने की कोशिश की थी, जिस पर मैंने उसे सख्ती से डांट दिया था। उस वक्त हम वैशी कबाइल की हलाकत खेज जंगल के वस्त में से गुजर रहे थे। कहीं घने जंगलों के झुंड आ जाते, कहीं दलदल आ जाती, कहीं गंदे सब्ज काई वाले तालाब आ जाते, जिनके किनारों पर बैठे बदशक्ल आदम खोर मगरमच्छ हमारी तरफ देखकर अपने मुंह खोलकर फुनकार जैसी आवाज निकालते। हम तेजी से आगे निकल जाते। दोपहर हो गई थी। हमें भूख लग रही थी, प्यास भी लग रही थी। हमने एक जगह बैठकर बिस्किट खाए। पानी हमारे पास नहीं था। हम इधर उधर पानी तलाश करने लगे। एक तरफ पहाड़ी के पत्थरों में पानी बह रहा था, यहाँ जंगली केलों और बेरों के दरख्त भी थे। हमने पानी भी पिया, मुंह हाथ धोया और बेर और केले तोड़कर भी खाए। कुछ केले और बेर तोड़कर थैले में रख लिए। शेरबाज खान कहने लगा, हैदर अली। वो अपनी असल आवाज में बोला था। मैंने जल्दी से उसको मना किया कि ऊंची आवाज में न बोलो। शेरबाज ने बेजारी से सर झटक दिया, फिर धीमी आवाज में बोला, हैदर अली, लगता है यहाँ न कोई वैशी कबीला रहता है और ना नूर बानो ही कहीं है। आलमगीर की रिपोर्ट गलत थी। हमने बगैर सोचे समझे अपने आप को खतरे में डाल लिया है। इस किस्म के शक व शुबे मेरे दिल में भी पैदा हो रहे थे, मगर मैं शेरबाज की तरह मायूस नहीं हुआ था। एक उम्मीद जरूर बाकी थी कि आलमगीर के जासूस गलत रिपोर्ट नहीं दे सकते। वो एक मुद्दत से उस इलाके में रह रहा है और उसके आदमी इन जंगलों और उनके रहने वाले जंगली लोगों से पूरी तरह वाकिफ हैं। मैंने शेरबाज से कहा, ऐसा नहीं हो सकता शेरबाज भाई। आलमगीर तो तुम्हारे कहने के मुताबिक काबिल एतबार आदमी है, वो हमें गलत रिपोर्ट क्यों देगा? शेरबाज ने सर को नफी में हिलाया। वो कुछ कहने लगा था कि सन की आवाज आई और कोई चीज हमारे सरों के ऊपर से होकर गुजर गई। हम इस किस्म के खतरात को फौरन समझ जाते थे और अपना बचाव करना भी जानते थे। हम फौरन समझ गए कि ये एक जहरीला तीर था जो गंधारी कबीले के किसी जंगली ने हमें देखकर हम पर छोड़ा था। जैसे ही सन की आवाज आई, हम फौरन नीचे झुक गए और झाड़ियों में औंधे लेटकर कोहनियों के बल आगे खिसकने लगे, ताकि जिस मकाम पर जंगली हमें देख चुका है उस जगह से आगे निकल जाएं। हम मगरमच्छों की तरह तेज तेज रेंगते हुए बाएं जानिब स्याह चट्टानों के पास आकर उसकी दूसरी जानिब हो गए। हमने अपनी शॉर्ट गनें अपने हाथों में पकड़ ली थी और चट्टान की ओट में पोजीशन लेकर बैठ गए थे। हम इन झाड़ियों की तरफ देख रहे थे जहाँ से हम पर जहरीला तीर छोड़ा गया था। उस तरफ खामोशी थी। किसी झाड़ी में कोई नक्लो हरकत नहीं हो रही थी। अचानक मैंने एक झाड़ी को नीचे होते देखा। ये झाड़ी 4-5 फुट ऊंची थी। झाड़ी एक दफा नीचे झुककर दोबारा ऊंची हो गई। हम दोनों ने ये नक्लो हरकत नोट कर ली थी। उस वक्त हम पूरे कमांडो बन गए थे। मैंने शॉटगन की नाली पर उंगली 2 बार रखकर शेरबाज को खास इशारा किया। इसका मतलब था कि फायर सिर्फ उस हालत में करना जब दुश्मन बहुत करीब आ जाए और उसे भागने का मौका न मिले। शेरबाज ने इस बात में सर हिलाया। वो समझ गया था। हमारी नजरें झाड़ियों पर लगी हुई थी। दोपहर के बाद और अबर आलूद मौसम में धूप की रोशनी फीकी फीकी थी, जिसे जंगल के दरख्तों ने और ज्यादा मध्यम कर दिया था। मगर हमारी आंखें रात के अंधेरों में भी देखने की आदी हो चुकी थी। अभी तक हमें कोई जंगली दिखाई नहीं दिया था। हमारे ऊपर से सिर्फ एक तीर गुजरा था। इससे यही जाहिर होता था कि हमारे पीछे सिर्फ एक ही जंगली लगा हुआ है। अगर ज्यादा जंगली होते तो हम पर 10-15 जहरीले तीर शूट किए जाते। जंगल पर गहरा सुकूत छाया हुआ था। इस सुकूत में हमें ऐसी आवाजें सुनाई दी जैसे किसी दरख्त पर बंदर आपस में खू खू कै कै कर रहे हों। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। हम दोनों हैरान थे कि इस जंगल में अभी तक हमें किसी जंगली जानवर की आवाज नहीं आई थी। कोई जंगली जानवर भी कहीं नजर नहीं आया था। फिर ये बंदरों की आवाजें कहां से आ गईं? दूसरी बार किच किच की
की आवाजें आईं। ये बंदर की आवाजें ही लगती थीं। कमांडो शेरबाज ने हाथ ऊपर उठाकर उंगली से सामने वाली झाड़ियों की तरफ 3 बार इशारा किया। इसका मतलब था कि उसे यकीन है कि दुश्मन इन झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है। मैंने अपनी नजरें झाड़ियों पर जमा दी और शॉट गन के ट्रिगर पर उंगली रख दी। झाड़ियों की एक जानिब हरकत पैदा हुई और एकदम से 2 नंग धड़ंग स्याह फाम जंगली हाथों में तीर कमान लिए झाड़ियों में से भूतों की तरह निकले और हमारी तरफ दौड़े। उन्होंने हमें जरूर देख लिया था। वो सीधे हमारी तरफ आ रहे थे। शेरबाज ने धीमी मगर तेज आवाज में कहा, फायर। उसके साथ ही शेरबाज की शॉट गन से फायर हुआ। साइलेंसर की वजह से फायर के धमाके की आवाज न निकली। उसी लम्हे मैंने भी फायर कर दिया। हमने ऊपर तले 2-2 फायर किए। ये तमाम गोलियां जंगलियों के सीनों पर लगी। वो कमबख्त सीना ताने हमारी तरफ दौड़े आ रहे थे। उन्हें तवक्को नहीं थी कि हमारे पास इस किस्म का मोहलक असलहा होगा। दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। शॉट गन की लंबी गोली अंगारे से भी ज्यादा गर्म होकर घूमती हुई जाती है और दुश्मन के जिस्म में उतर कर उसमें आग सी लगा देती है और वो उसके हल्क से आवाज भी नहीं निकलने देती। दोनों जंगलियों को शॉट गन की गोलियों ने मौत की नींद सुला दिया था। जहां वो गिरे थे वहां किसी किस्म की कोई हरकत दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने शेरबाज की तरफ देखा। उसने आंखों से मुझे इशारा किया कि थोड़ी देर ठहरो, क्योंकि कोई पता नहीं था कि वहां दूसरे जंगली भी मौजूद हों। हम 5-10 मिनट तक वहीं मोर्चा बनाकर बैठे सामने की तरफ देखते रहे। जब वहां कोई दूसरा जंगली न आया तो हम उठकर झुके झुके झाड़ियों की तरफ बढ़े, जहां हमने दोनों जंगलियों को गोलियां मारकर खत्म किया। दोनों जंगली घास पर मुर्दा पड़े थे। हमने उनके तीरों को देखा। तीरों के आगे नस्वारी रंग की कोई खुश्क शय लगी हुई थी। मैंने शेरबाज से कहा, ये सांपों का मोहलक जहर है। हम जंगलियों के लाशों को घसीट कर चट्टान के पीछे ले गए। वहां नशेब में एक खड थी। हमने दोनों लाशों को खड में गिरा दिया। शेरबाज ने आहिस्ता से कहा, मेरा ख्याल है कि फायर की आवाज ज्यादा दूर तक नहीं गई होगी। हमें यही समझना चाहिए। वैसे फायर की आवाज मामूली सी थी। लगता है ये दोनों अकेले जंगल में गश्त लगा रहे थे कि उन्होंने हमें देखा और हमें मार डालने की कोशिश की। मेरी बात को शेर खान गौर से सुनता रहा। फिर उसने खड की दूसरी जानिब पहाड़ी पर निगाह डाली और बोला, मेरा ख्याल है कि इस पहाड़ी के दामन में जंगली लोगों के झोंपड़े होंगे। हमें खड में से गुजर कर उस पहाड़ी की तरफ जाना चाहिए। हमें किसी न किसी तरफ तो जाना ही था। शेरबाज का ख्याल मुझे काफी मुनासिब लगा। चुनाचे हमने खड की ढलान उतरना शुरू कर दी। खड ज्यादा गहरी नहीं थी, मगर वहाँ बेपनाह घास और झाड़ियां थी। हम दूसरी तरफ चढ़कर खड के दूसरे किनारे पर आ गए, जहाँ एक टीले की ऊंची दीवार खड़ी थी, जिस पर सरसब्ज और स्याह रंग की काई जमी हुई थी। टीले की दीवार के साथ साथ छोटी सी पगडंडी बनी हुई थी। लगता था कि उस पर जंगली आते जाते हैं। हम यहाँ मोहतात होकर चलने लगे। हम आगे पीछे चल रहे थे। टीले की दीवार खत्म हुई तो एक हमवार जमीन का छोटा सा मैदान था, जिसके दरमियान में दलदल ऊपर नीचे हो रही थी। हम अब दलदल को देखते ही पहचान चुके थे कि ये स्याह जमीन नहीं बल्कि दलदल है। हम मैदान के किनारे किनारे होकर सामने की जानिब बढ़े। सामने जमीन ऊंची हो गई थी और बड़े बड़े दरख्त थे। हम आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते दरख्तों के पास आए तो देखा कि वहाँ एक काफी बड़ा गड्ढा बना हुआ था। हमने झुककर गौर से देखा तो देखते ही रह गए। गड्ढा इंसानी खोपड़ियों और सीने के पिंजरों और टांगों बाजुओं की हड्डियों से भरा हुआ था। मैंने शेरबाज को धीमी आवाज में कहा, शायद जंगली लोग अपने मुर्दों को इस गड्ढे में फेंक देते हैं। वो दूसरी तरफ देख रहा था, जहाँ 2 स्याह रंग की चट्टानें ऊपर जाकर नोकीली हो गई थी और एक दूसरी से इस तरह गले मिल गई थी कि उनके दरमियान रास्ता बन गया था। शेरबाज ने उस तरफ इशारा किया। हम चट्टानों की तरफ चलने लगे। इन चट्टानों के दरमियान सरकंडे उगे हुए थे। सरकंडों में बड़ी एहतियात के साथ बगैर आवाज पैदा किए गुजर कर हम दूसरी तरफ आ गए। उस तरफ भी एक टीले की दीवार खड़ी थी। शेरबाज रुक गया, मैं भी रुक गया। हमने माहौल का गहरी निगाहों से जायजा लिया। शेरबाज खान ने शॉट गन कंधे से लटकाई और बैठ गया। मैं भी उसके पास ही बैठ गया। वो मेरी तरफ झुक कर सरगोशी में कहने लगा, मैं तो समझता हूँ कि यहाँ नूर बानो नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। मैंने कहा, आज की रात देख लेते हैं। अगर कल तक हमें नूर बानो का कोई सुराग न मिला तो वापस चल पड़ेंगे। थर्मस में हमने नदी से पानी भर लिया था। थैला खोलकर हमने 2-3 बिस्किट और केले निकाल कर खाए। एक कप पानी पिया और आसपास के सुनसान जंगल को वीरान नजरों से देखने लगे। दिन ढल चुका था। उस आसेबी जंगल पर एक बार फिर शाम का अंधेरा फैलने लगा था और डरावनी रात की आमद थी। शेरबाज ने कहा, मेरा ख्याल है हमें आगे जाने की बजाय इसी जगह रात काटनी चाहिए। इस जंगल में तो जंगली दरिंदों का नामो निशान नहीं, इसलिए किसी दरख्त पर बसेरा करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, लेकिन जंगली रात को आ सकते हैं, वो दरिंदों से ज्यादा खतरनाक हैं। शेरबाज ने फैसला कुन अंदाज में कहा, भाई यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ जंगली वहशियों का खतरा न हो, इसलिए जहाँ बैठ गए हैं अब वहीं रात बसर करेंगे। शाम होने वाली है। हमने वहीं सरकंडों में एक जगह चट्टान की दीवार के साथ मोर्चा सा बना लिया। ये इस किस्म का मोर्चा था कि खतरे के वक्त हम यहाँ आकर पोजीशन संभाल
संभाल सकते थे। वहीं हमने घास और सूखी हुई टहनियां साफ करके रात को सोने के लिए जगह बना दी। इस दौरान सूरज गुरूब हो गया, शाम का अंधेरा होने लगा था। तब हमने आसमान की तरफ देखा तो बादल गायब हो चुके थे। आसमान साफ निकल आया था और वहाँ शुरू रात के 2-3 सितारे बड़ी तेजी से चमक रहे थे। मैंने धीमी आवाज में शेरबाज से कहा, बादल गायब हो गए हैं, रात को बारिश का खतरा टल गया है। जब हमारी घड़ियों ने रात के 8 बजाए तो हमने थैला खोलकर थोड़ा बहुत खाया पिया और बैठकर दबी जबान में आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे। फिर शेरबाज कहने लगा, मुझे नींद आ रही है, रात के पहले हिस्से में मैं सोऊंगा, तुम पहरा दोगे, उसके बाद मैं उठ जाऊंगा, तुम सो जाना। मैंने शॉटगन संभालते हुए कहा, ओके। शेरबाज खान वहीं घास पर लेट गया। जंगल में अंधेरा और सुकूत छाया हुआ था। हस्बे साबिक किसी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मुझे किसी वक्त ख्याल आता कि अगर जंगली लोगों को अपने साथियों की लाशें मिल गईं तो मुमकिन है कि लाश के सीनों में सुराख देखकर वो समझ जाएं कि उन्हें गोलियां मारकर हलाक किया गया है। हो सकता है उन्होंने जदीद असलहा न देखा हो। बहरहाल वो ये जरूर समझ जाएंगे कि उनके इलाके में उनके कोई दुश्मन घुस आए हैं और मुमकिन है कि वो हमारी तलाश में निकल पड़े। मैं चट्टान की दीवार वाले मोर्चे में बैठा यही कुछ सोच रहा था। रात आहिस्ता आहिस्ता रेंग रही थी। मैंने घड़ी देखी। जब रात के 11:30 बजे तो टीले के ऊपर आसमान पर मगरिब की तरफ से रोशनी का गुबार सा फैलने लगा। मैं इस रोशनी को गौर से देख रहा था। फिर मेरे देखते देखते आसमान पर टीले के ऊपर पूरे चांद के जर्द चेहरे का किनारा नमूदार हुआ। ये चांद थोड़ी देर में टीले के ऊपर आसमान पर आ गया और उसकी रोशनी में इर्द गिर्द के दरख्त और टीले चांदनी में धुंधले से नजर आने लगे। इस जंगल में मैं पहली बार चांदनी रात का नजारा कर रहा था। ठीक 12 बजे रात मैंने शेरबाज को जगा दिया। वो आंखें मलता हुआ उठ बैठा। उसने रोशनी देखी तो आसमान की तरफ चेहरा उठाया। ये तो चांद निकल आया है। मैंने कहा, हाँ, यहाँ चांदनी भी सहमी सहमी लगती है। शेरबाज ने कलमा शरीफ पढ़कर मुंह पर हाथ फेरा और शॉटगन उठाकर बोला, तुम सो जाओ, मैं पहरा देता हूँ। वो मोर्चे में गन लेकर बैठ गया। मैं वहीं घास पर लेट गया। अभी मेरी आंखें बंद ही हुई थी कि ऐसी आवाजें आने लगी जैसे दूर किसी जगह ढोल बज रहा हो। मैं उठकर बैठ गया। ये आवाज शेरबाज ने भी सुन ली थी। मैंने आहिस्ता से कहा, ये कैसी आवाज है? वो बोला, लगता है जंगली लोग नाच गाने में मसरूफ हैं। हम कान लगाकर ढोलक की आवाज सुन रहे थे। आवाज करीब होती जा रही थी। मैंने शेरबाज से कहा, कहीं जंगली लोग इधर तो नहीं आ रहे? शेरबाज ने झंझला कर कहा, आते हैं तो आने दो, मैं उन सब को शूट कर दूंगा। कमांडो शेरबाज की झंझलाहट हक बजानिब थी। वो ट्रेंड और एक्शन का कायल कमांडो था और जहां उसे चूहे की तरह जंगली वहशियों से छुपना पड़ रहा था। वो इस सूरत हाल के लिए मजबूर था क्योंकि सवाल कश्मीर की बेटी नूर बानो को जंगलियों की कैद से निकालना था। मैंने उसे कोई जवाब न दिया। मेरे कान ढोल की आवाज पर लगे थे। अब ढोल के साथ छेने भी बजने लगे थे। आवाज हमारे करीब आकर रुक गई थी। लगता था सामने वाले टीले के पीछे कुछ हो रहा है। शेरबाज मोर्चे से निकल आया। हमें टीले के ऊपर जाकर देखना चाहिए कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है। चांद आसमान पर चमक रहा था। उसकी चांदनी में जंगल के दरख्त और झाड़ियां साफ नजर आ रही थी। हम छुपते छुपाते टीले पर चढ़ने लगे। टीला ज्यादा बुलंद नहीं था। हम उसकी चोटी पर पहुंचकर औंधे लेट गए। हमने झाड़ियों में से टीले की दूसरी तरफ झांक कर देखा कि नीचे टीलों के दरमियान प्याले की तरह एक छोटी सी जगह थी जहां आग का अलाव रोशन था। 10-12 जंगली औरतें और मर्द नेजे हाथों में लिए सरों पर दरख्तों की झाड़ियां बांधे अलाव के गिर्द रक्स कर रहे थे। एक तरफ 2 जंगली खड़े ढोल और छेने बजा रहे थे। ये तमाम जंगली मर्द और औरतें मादरजात नंगे थे। अलाव की रोशनी में उनके तेल में भीगे हुए स्याह जिस्म चमक रहे थे। वो अजीब वहशियाना अंदाज में टांगे और हाथ हिला रहे थे। हम हैरत के आलम में इन जंगलियों का रक्स देख रहे थे। शेरबाज ने मेरे कान में कहा, यही वो जंगली वहशी हैं जिनकी हमें तलाश थी। मैंने कहा, हाँ, यही वो खतरनाक कबीला है। मुझे यकीन है कि नूर बानो यहीं किसी जगह पर कैद होगी। हम इन जंगलियों का रक्स देखने में महव थे कि अचानक एक जंगली ने बाजू ऊपर उठाया, हल्क से चीख की आवाज निकाली। रक्स एकदम रुक गया। जिस जंगली ने हाथ ऊपर उठाया था उसने दूसरी बार हल्क से चीख की आवाज निकाली तो सारे जंगली मर्द और औरतें परे परे हटकर अदब से खड़े हो गए। इतने में एक तरफ से 4 नंग धड़ंग जंगली औरतें नमूदार हुई। उन्होंने एक औरत को पकड़ रखा था। उस औरत को देखकर मैंने और शेरबाज ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। हैदर अली, गौर से देखो, ये मुझे नूर बानो लगती है। एक तो चांदनी खिली हुई थी, दूसरे वहां अलाव की रोशनी थी। मैंने गौर से देखा तो जिस औरत को जंगली औरतें पकड़ कर ला रही थी वो नूर बानो ही थी। उसने कश्मीरी औरतों का लिबास यानी शलवार और लंबी कमीज पहन रखी थी। सर पर रुमाल बंधा हुआ था। शेरबाज बेताब हो गया। कहने लगा, हमें अभी अटैक करके नूर बानो को छुड़ाना चाहिए, कहीं ये लोग उसे आग में न फेंक दें। मैंने शेरबाज के बाजू को दबाते हुए कहा, प्लीज शेरबाज, जरा सब्र करो। ये लोग नूर बानो को आग में नहीं जलाएंगे। मेरा ख्याल है ये लोग चांदनी रात में कोई रस्म अदा कर रहे हैं। नूर बानो को उन्होंने अपने देवता पर कुर्बान करने के लिए कैद रखा हुआ है। वो बोला, तो क्या हम यहाँ बैठे तमाशा देखते रहें? शेरबाज ने गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैंने कहा, इस वक्त बड़ी अक्ल
तवक्कुल से काम लेने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि टारगेट के बिल्कुल करीब आकर हमारा मंसूबा मलियामेट हो जाए। मगर नूरबानो को देखकर शेर खान का खून खौल उठा था। वो पीछे गया और फिर दौड़कर टीले की ढलान उतरकर अपने मोर्चे की तरफ गया। मैं भी उसके पीछे ही दौड़ा। शेरबाज ने थैले में से मैगजीन के कुछ फालतू पैकेट उठाकर जेब में डाले, कुछ हैंड ग्रेनेड दूसरी जेब में डाले और बोला, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते तो ना आओ, मैं नीचे जा रहा हूँ। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की मगर वो तेजी से टीले की चढ़ाई चढ़ने लगा। अभी वो चंद कदम ही ऊपर गया था कि अचानक एक तरफ की झाड़ियों में से एक बिखरे हुए बालों वाली औरत निकलकर उसके सामने आ गई। उस औरत ने हल्क से गुर्राहट की आवाज निकाली। शेरबाज खान वहीं रुक गया। ये वही वहशी औरत थी जो हमें नीचे जंगल वाले चश्मे पर मिली थी और जिसकी चीख की आवाज ने आधी रात को हमें डराया था। मैं दौड़कर औरत के करीब आ गया। औरत हमें जंगली वहशियों की तरफ जाने से मना कर रही थी। वो बार बार हाथ पीछे ले जाती और फिर उसे नफी के अंदाज में हिलाती। चांदनी में उसका उरिया बदन सफेद नजर आ रहा था जबकि उसके जिस्म का रंग गहरा सांवला था। वो मुझे एक ऐसा मुजस्मा लग रही थी जैसे यूनान के किसी माहिर संगतराश ने बनाया हो और जिसमें जान पड़ गई हो। शेरबाज भी बुत बना उसको देख रहा था। मैंने शेरबाज से कहा, ये हमें आगे जाने से रोक रही है। शेरबाज खान ने आहिस्ता से कहा, इससे बात करो, इसे बताओ कि जिस लड़की की तलाश में हम निकले थे वो नीचे वहशी लोगों के कब्जे में है। पहली बार भी मैंने ही उस वहशी औरत से बात की थी जब मैंने उसे बताया था कि हम लड़की को यहाँ से निकालने आए हैं। वो नीचे नाचने वाले जंगलियों के पास है। तो उरिया वहशी औरत ने टीले की तरफ चेहरा किया, फिर मेरी तरफ देखकर हल्क से ऐसी आवाज निकाली जैसे मुझे उस तरफ जाने से मना कर रही हो। उसने एक बार फिर दूसरी जानिब जाने का इशारा किया और दौड़कर जिस तरफ से आई थी उस तरफ गायब हो गई। उसके जाते ही शेरबाज बोला, हमें इस औरत के मशवरे पर अमल नहीं करना चाहिए। नूरबानो इस वक्त नीचे मौजूद है, हमारे पास काफी असलहा है, हमें अटैक करके नूरबानो को निकाल लेना चाहिए। ये कहकर शेरबाज गुस्से में टीले की दूसरी तरफ झुककर देखने लगा। उस वक्त नीचे से ढोल छेनियों की आवाजें आना बंद हो गई थी। शेरबाज ने कहा, वो लोग नूरबानो को लेकर चले गए हैं। मैंने टीले के नीचे निगाह डाली। चांदनी रात में वहाँ काफी रोशनी थी, अलाव बुझ गया हुआ था। वहाँ रक्स करने वाली जंगली औरतों और आदमियों में से कोई भी नहीं था। शेरबाज का ख्याल था कि हमें उस तरफ से नीचे उतरकर नूरबानो को तलाश करना चाहिए। इन जंगलियों के झोंपड़े नीचे इधर उधर कहीं होंगे। नूरबानो को उन्होंने इन झोंपड़ियों में से किसी झोंपड़े में कैद रखा होगा, हम उसे वहाँ से निकाल लेंगे। मगर मैं वहशी औरत की हिदायत पर अमल करना चाहता था। मुझे यकीन था कि वो यूं ही हमें नीचे जाने से मना नहीं कर रही, नीचे जरूर कोई खतरा होगा। मैंने शेरबाज से कहा, उस तरफ से हम नीचे गए तो इस बात का खतरा है कि कोई न कोई जंगली वहाँ छुप कर पहरा दे रहा होगा और हम पर पीछे से जहरीला तीर चला सकता है। इस तरह हम नाहक मारे जाएंगे। मेरी मानो, और जिस तरफ हमें वहशी औरत ने जाने को कहा है उसी तरफ चलते हैं। शेरबाज नहीं मान रहा था मगर मैंने उसे राजी कर लिया। हम टीले को पीछे छोड़कर जिस तरफ वहशी औरत ने इशारा किया था उसी तरफ चल पड़े। चांदनी में हमें जंगल का रास्ता साफ नजर आ रहा था। यहाँ झाड़ियों के दरमियान घने दरख्तों के नीचे पगडंडियां बनी हुई थी। साफ मालूम होता था कि यहाँ वहशी जंगली लोग फिरते रहते हैं। हमें मोहतात रहने की जरूरत थी। मैंने शेरबाज को और भी मोहतात कर दिया। हम कोशिश कर रहे थे कि दरख्तों में से जो चांदनी छन छन कर नीचे आ रही थी उससे बच कर चलें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।